अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसके दम पे आप अपने एफर्ट्स को सही जगह लगाकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को काफ़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो। बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं हर वर्ष और बहुत लोगों का रिजल्ट भी होता है, लेकिन उनका रिजल्ट क्यों होता है? क्योंकि वे एफर्ट्स तो लगाते हैं, एफर्ट्स सब स्टूडेंट्स लगाते हैं जो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट होता है वे अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाते हैं जिससे वे सक्सेस पा पाते हैं। तो आज मैं वो उन्हीं एफर्ट्स, उन्हीं स्मार्ट स्टडी के तरीकों की बात करूंगा जिसके दम पे आप अपना रिजल्ट फाइनल कर पाओगे, है ना। देखिए, जैसे अपने एफर्ट्स को कैसे सही जगह लगाकर स्मार्ट स्टडी करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये बातें मैंने लिखी, क्यों लिखा है भाई? तो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है तो आप उसमें या तो एग्जाम का पैटर्न देखते हैं और सिलेबस देखते हैं। ये सही भी है, एग्जाम का पैटर्न देखना चाहिए। पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि उस एग्जाम में पीटी है, उस एग्ज़ाम में मेंस का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, टाइपिंग है तो टाइपिंग, जो भी चीज़ें उसमें की जाएगी, इंटरव्यू हो या टाइपिंग हो, जो भी, वो आप देखते हैं। फिर आप देखते हैं उसका सिलेबस कि उस सिलेबस में पीटी अगर है तो पीटी में क्या पूछा जाएगा। आप देखते हैं कि पीटी में जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है या कंप्यूटर है, या जो भी चीज़ें आपने सिलेबस देख लिया। उसी तरह आपने मेंस का सिलेबस देख लिया, फिर आपने टाइपिंग का सिलेबस देख लिया। आपने यहाँ तक बहुत अच्छा किया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ आप क्या करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो आपको उससे ये आइडिया लगता है कि हाँ, पिछले साल एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हो, चाहे वो एग्ज़ाम, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी हो, एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या बीएसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप फिर उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो। इतना करते हो, उसके बाद आप सेट बनाते हो और फिर अपने तैयारी को आगे बढ़ाते हो धीरे धीरे करके। ये सारी तरीके सही है, ये करना भी है हमें और इसी से हमें सफलता भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जिसके तरीके जो करके आप जल्दी रिजल्ट गेन कर पाओगे, आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच पाओगे जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। आज मैं उसी चीज के बारे में डिस्कस करने आया हूं, जो एक चीज आप छोड़ते हैं। देखिए वो क्या है, आज मैं प्रूफ के साथ आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा और आपको चीजें समझ भी आएगी। जैसे मान लीजिए अभी एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है और अभी एग्जामिनेशन चल रहा है बीएसएससी का फॉर्म फिलअप होने वाला है। और एसएससी तो प्रत्येक ईयर अपने एग्ज़ाम्स लेती है, जैसे भी लेती है। एसएससी में एमटीएस का पेपर हो गया, सीएचएसएल का पेपर हो गया, सीजीएल का पेपर हो गया और इसके अलावा भी एग्जाम्स उन सब का पेपर हो गया। तो एसएससी ने एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में कुछ फिक्स सिलेबस कर रखा है। जैसे सीएचएसएल, सीजीएल या इसकी बात करें तो पीटी में क्या क्या आता है। पीटी में आपका आता है मैथ से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन और जीके से क्वेश्चन, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एसएससी के, मान लीजिए कि एसएससी ने सीजीएल का एग्ज़ाम लिया 2022 में और उसके पीटी के जीके में क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि उसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिख गया एग्जाम में कि हाँ, एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आया है कंफर्म। अब उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो उसके जो अगले शिफ्ट है, उसके बाद का शिफ्ट है, उन शिफ्ट में भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ये 2022 की बात मैंने कही, अगर आप 2023 कि क्वेश्चन को उठाकर देखोगे और अगर सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन उसने 22 में पूछ रखा है तो 23 में भी कहीं ना कहीं वो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ, ये सब चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही है? इस तरफ इशारा कर रही है कि क्यों ना हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि अगर हमें इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो तो वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे हम कर पाएंगे। यानी अब हमें वो पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें उन टॉपिक को उस एग्जाम में से निकाल के पढ़ने की जरूरत है जो एग्जामिनेशन टारगेट करता है और बार बार पूछता है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। एसएससी के क्वेश्चन तो डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी पूछते हैं और पॉलिटिक्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हिस्ट्री से होते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप उस
पार्टिकुलर टॉपिक को पकड़ो कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और उस टॉपिक को ही आप अच्छे तरीके से कर लो, ताकि आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ और आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। मैथ्स की अगर बात करें तो इसमें भी वही फिक्स है, रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी वही फिक्स है और इंग्लिश में भी फिक्स है। एसएससी की तो पैटर्न ही फिक्स है। जैसे कि इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस वही आते हैं, साइनो एंटो डब्ल्यूएस फ्रेजर वर्ब, ये फिक्स्ड हैं, उसी के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। रीजनिंग में भी फिक्स पैटर्न है, मैथ में भी फिक्स पैटर्न है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पिछले ईयर आए हैं उसके बारे में डीपली बताऊंगा और बीएसएससी को एग्जाम्पल लेते हुए बताऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ बीएसएससी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बीएसएससी का सिलेबस जो इस बार बीएसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें जो सिलेबस दी गई है मैंने उसे एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें यही चीज़ें लिखी है, लेकिन इस चीज़ को करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। जैसे खंड क, बीएसएससी के सिलेबस में खंड क आप देखेंगे और खंड क में सामान्य अध्ययन है और सामान्य अध्ययन में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि ये चीज़ें पढ़ना है। सामान्य अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, पहला और एक दूसरा। पहला में है समसामयिक विषय। समसामयिक विषय में क्या क्या पढ़ने की बातें की गई है? भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये चीज़ें हैं। दूसरी अगर हम बात करें भारत और उसके पड़ोसी देश, दूसरा है उसका, उसमें क्या है कि पड़ोसी देश का इतिहास, मतलब पड़ोसी देश हमारे जो उसके इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। भारत का इतिहास पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, पंचवर्षीय योजना, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था आदि। और भी चीज़ें इसमें पॉइंट्स लिखी गई थी, वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन वो भी है उसमें, यानी ये टॉपिक आपको दे दिया गया है। ये तो हो गया खंड क सामान्य अध्ययन के बारे में, जीके के बारे में। दूसरा खंड ख में दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं गणित, जिसके 25-25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और तीसरा है खंड ग मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, ये तो हो गया सिलेबस जो पढ़ना है। अब हमें करना क्या है, मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि 2017 में और 2014 में जो भी क्वेश्चंस बीएसएससी के थ्रू पूछे गए थे, बीएसएससी का इंटर स्तरीय हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, तो उसमें ये टॉपिक दिया गया है। तो भारतीय भाषाएं की अगर बात की गई है तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ। अगर पुस्तक की बात की गई है तो राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वहाँ एग्जाम में। अगर मुद्रा की बात की गई है तो मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम्स में जो बनाने पड़े हैं। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को ही पढ़ लें। अगर हम सिर्फ इस टॉपिक को ही क्लियर कर लेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम कम पढ़ के भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो करना पड़ेगा हमें। लेकिन खैर, अगर जीके को कंप्लीट करना है बीएसएससी के एग्जाम में तो इसके लिए कुछ किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। देख लीजिए किताब क्या है। जैसे कि खान सर के बुक्स आते हैं बहुत सारे, उनमें आप फॉलो कर सकते हैं पॉलिटी, ये वाली खान सर की जो रिसर्च सेंटर पॉलिटी है, क्लास नोट्स, ये आपको बहुत काम करेगा। इसमें चीज़ें तो कम लिखी गई हैं, मतलब इसमें चीज़ें सफिशिएंट लिखी गई हैं। बहुत ज़्यादा पेजेस आपको नहीं मिलेंगे, कम ही है, लेकिन ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें जो भी बातें कही गई है एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। तो आप कम पढ़ के पॉलिटी का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें भारत का संविधान की बात की जाए, राज्य व्यवस्था की बात की जाए, पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, तो अगर आप इस बुक को ख़त्म कर लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका इस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे चीज़ों की, जैसे हिस्ट्री में 3 तरह की किताबें आती है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर आता है एक मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। एशियंट, मॉडर्न और मेडिवल 3 हिस्ट्रीज होते हैं। अगर इसकी देखिए आप, इतनी पतली पतली क्लास नोट्स है, ये पतली पतली क्लास नोट्स है खान सर का। अगर आप ये कर पाते हो ना तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो भी सिलेबस दिया वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इन कंटेंट्स को पढ़ के आप कम पढ़ के भी जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। और जैसे अगर बीएसएससी की बात करें तो इसके लिए मैंने 3 बुक्स दिखा दिया, और भी किताब है सर की। अगर मान लीजिए मैं खुद जिस बुक से पढ़ता हूँ, जिसको फॉलो करता हूँ, वो चीज़ आपको सजेस्ट करो। इसमें चीज़ें अच्छी दी गई है इसलिए सजेस्ट करता हूँ। जैसे केमिस्ट्री, ये खान सर का है। ये फिजिक्स आप देख लीजिए, ये खान सर का है।
और एक ये बायोलॉजी देख लीजिए, ये खान सर का है। ये तीनों वो किताब है, अगर इसे आपने कंप्लीट कर लिया तो बीएसएससी का विज्ञान का जो 25 क्वेश्चन है उसमें 20 आप इजीली कर पाओगे, आपका कहीं भी छूटने नहीं वाला। अभी भी बीएसएससी के एग्जामिनेशन में, अभी तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट ही हुआ है, इसके एग्जामिनेशन में 3 से 4 महीने तो मिलेंगे, और इतने वक्त में आप ये चीज़ें कवर अप कर सकते हो। अगर आप ये कवर अप कर जाते हो तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जीके अपने आप में 50 नंबर का आएगा, बहुत वेटेज रखता है। साइंस 25 नंबर का आएगा, तो टोटल 75, 75 गुना 4, इसका मतलब हुआ 300, मतलब 300 मार्क्स आपके सिर्फ जीके से और साइंस से आएंगे। और अगर आप इन बुक्स को फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा कि इस खान सर के बुक्स का मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसमें कंटेंट अच्छी लिखी हुई है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और भी किताबें बाहर में, प्रतियोगिता दर्पण है, या फिर लूसेंट की बुक भी अच्छी है, वो भी रिकमेंड करूँगा, लेकिन चीज़ें इसमें भी अच्छी दी गई है। खैर, इससे हटते हैं, अब थोड़ा और आगे आते हैं। फिर सामान्य विज्ञान और गणित तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप करोगे हो जाएगा। और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग भी प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका ये क्लियर होते जाएगा। और बाकी इसके लिए मैंने बुक रिकमेंड कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा वो सबूत दिखा देता हूँ, कुछ मतलब चीज़ें जो मैंने देखी थी। जैसे यहाँ पे आपने सिलेबस देख लिया, पुस्तक है, लिपि है, मुद्राएं हैं, खेल खिलाड़ी है, ये सारी सिलेबस। अब मैं बताता हूँ कि 2017 में जो क्वेश्चन बीएसएससी में आया है, अगर वो आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन रियली में आते हैं। जो कि सिलेबस उन्होंने दिया है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वो पूछते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब 5 फरवरी 2017 को बीएसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है मैं उसकी बात करूंगा। और जो अभी हमने सिलेबस देखा, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है? तो अभी हमने सिलेबस देखा था मुद्रा, उसमें लिखा था। तो देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया है, ब्राज़ील की मुद्रा। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। इसका मतलब जो उन्होंने सिलेबस में लिखा वो क्वेश्चन पूछा, यानी कि अगर मुद्रा पे काम करके हम लोग जाते तो ये क्वेश्चन जरूर बना पाते। दूसरा, उसमें लेखक और लेखिका एक टॉपिक को पकड़ा था, लिखा गया था। लेखक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पद्मावत के लेखक जायसी हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन है, हिंदी साहित्य के आलोचक कौन है? नामवर सिंह है। और देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके कौन है? युवराज सिंह है राइटर। और देखिए बस ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, ये भी राइटर है लेखक से। तो आप देखिए कि अगर लेखक के टॉपिक को लिखा गया था, एग्जामिनर ने दिया वहाँ पे सिलेबस में कि लेखक है, उन्होंने लेखक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछा। इसका मतलब अगर हम लोगों ने लेखक के टॉपिक पे काम किया होता तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उससे बाहर के भी पूछते हैं, जैसे स्टैटिक जीके से छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी होता है, वहाँ का भी लोक नृत्य है, तो ये उसका उत्तर हो जाता। फिर देखिए सिविक्स से कैसे इजी क्वेश्चन आए हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, ये किस में? ये भाग 4 में है, ये क्वेश्चन आया। ये अगर आप उस बुक्स को पढ़ेंगे, खान सर के बुक को सारा डीपली दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। और देखिए और क्या क्वेश्चन था, किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? वो है वीर सावरकर जी। क्या हुआ था? वीर सावरकर जेल का कमरा पर्यटक स्थल, क्योंकि आपने सुना होगा वहाँ पे एक जो हमारा वो है क्या उसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे एक जेल बनाया गया है। उस जेल में वीर सावरकर जी को रखा गया था, क्योंकि 1904 में एक उन्होंने कमेटी की स्थापना की थी अभिनव सोसाइटी की, और अभिनव सोसाइटी के जो एक मेंबर थे उन्होंने किसी न्यायाधीश को मार दिया था, और उस न्यायाधीश को मारने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके टीम को पकड़ लिया। अब उनके टीम को पकड़ लिया तो उसमें से कुछ लोग तो छूट गए, लेकिन वीर सावरकर जी नहीं छूटे और उन्हें वहाँ के जेल में रख दिया गया था, क्योंकि वो एक पर्यटन स्थल भी है, यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि वहाँ पे काला पानी की सजा मेनली दी जाती थी, तो वीर सावरकर जी को वहाँ रखा गया था। इसलिए क्वेश्चन बना किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। खैर ये तो बात की बात हो गई, जो उसका डीपली एनालिसिस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं पॉइंट बताऊं कि जो एग्जामिनर ने लिख दिया अपने सिलेबस में कि हाँ ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन पूछी जाएगी, ठीक वैसे ही है। ये आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चेक कर सकते हो, और फिर जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया गया है और उसमें टॉपिक दिए गए हैं आप उनको मैच कर सकते हो, दोनों सेम होता है। तो अब पढ़ना वही है जो एग्जामिनर पूछने वाला है, टॉपिक को समझते हुए, है ना। चलिए ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ डीपली एनालिसिस के साथ और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।